क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। जैसा कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट्स को देखते हैं जिसमें हमें अपनी तरफ से ताकत लगाने की जरूरत पड़ती है। हम अपने घर के दरवाजे को अपनी तरफ खींचते हैं। उसी तरीके से हम अपने घर में किसी चीज़ सामान को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, पुश करते हैं या पुल करते हैं। हम हर कंडीशन में फोर्स लगा रहे हैं। हम अपनी डेली लाइफ में फोर्स का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, इसीलिए हम एक फोर्स की डेफिनेशन की तरफ बढ़ना एक ज़रूरत समझते हैं। तो फोर्स की जो हम एक डेफिनेशन दे सकते हैं, जो एक इनिशियल लेवल पर डेफिनेशन दे सकते हैं और फिर धीरे धीरे करके उसको हम और एडवांस लेवल पर बढ़ाते जाएंगे। लेकिन हम अगर सिंपल मैनर में फोर्स की डेफिनेशन देना चाहें तो हम कह सकते हैं फोर्स इज द पुश और पुल ऑन अ बॉडी। फोर्स की डेफिनेशन पुश और पुल ऑन अ बॉडी। एक बॉडी को पुश और पुल करना ही फोर्स कहलाता है। फोर्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं? क्या फोर्स को देख सकते हैं? असल में हम फोर्स के इफेक्ट को देख सकते हैं। हमने फोर्स लगाया तो हमें उसके इफेक्ट दिखते हैं, असल में फोर्स नहीं दिखती। जब हम कहते हैं पुश, तो पुश का मीन्स तो होता है कि अपने आप से दूर फेंकना या अवे फ्रॉम अस। एंड जब हम कहते हैं पुल, तो अपनी तरफ लेना, क्लोज टू अस। फोर्स से हम क्या क्या कर सकते हैं? फोर्स की मदद से हम डेली लाइफ के एक्शंस, जैसे डेली लाइफ एक्शंस लाइक पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, जंपिंग एंड ट्रेसिंग ऑल्सो, ये सारे इफेक्ट हम किसी को पुश कर सकते हैं, किसी को पुल कर सकते हैं, किसी को लिफ्ट कर सकते हैं, किसी को स्ट्रेच कर सकते हैं, खींच सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं और प्रेशर भी लगा सकते हैं। कुछ एग्जांपल, हम फुटबॉल को किक लगा सकते हैं, हम टेबल और ड्रॉर को पुश और पुल कर सकते हैं, हम एक बॉक्स को लिफ्ट कर सकते हैं और हम एक रबड़ को स्ट्रेच कर सकते हैं। इसी तरीके से हम एक पेडल को, जो साइकिल का पेडल होता है, उसे आगे बढ़ा सकते हैं। हम चलती हुई गाड़ी को रोक सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स। जो पत्तियां जो होती हैं हवा से उड़ रही होती हैं, इवन वो भी फोर्स एक्सपीरियंस करती हैं, तब कहीं जा कर के वो हवा में उड़ती हैं। हवा उनमें थपेड़ लगाती है, या इस समझ सकते हैं कि हवा की फोर्स की वजह से वो इतना मोशन कर पाती हैं। तो अब हम फोर्स जो है उसके कुछ इफेक्ट्स के बारे में जानेंगे कि फोर्स के इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। हम लिखते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स जो होती है एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकती है। एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट की कंडीशन में है, अगर हम उसे फोर्स लगाते हैं तो वो मोशन की कंडीशन में आ सकता है। जिस तरीके से एक फुटबॉल, हम जब उसे किक करते हैं तो स्टेशनरी पोजीशन से मोशन की कंडीशन में आ जाता है। सेकंड, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स जो होती है
एक चलते हुए ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकती है। अगर एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, मोशन में है, तो उसको स्टॉप करने के लिए हम उस पर फोर्स लगा सकते हैं। जैसे कि कार चल रही है, उसमें हम ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक एक फोर्स का टाइप होता है। जब उसे ब्रेक लगता है तो कार स्टॉप हो जाती है। तो ये हमारे लिए एक फोर्स है जो कि वर्क कर रही है। थर्ड, फोर्स कैन चेंज द स्पीड। फोर्स कैन चेंज द स्पीड। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज कर सकता है। अगर हम उस पर एक टेबल टेनिस का हम एग्जांपल लें, हम टेबल टेनिस को जो हमारी डायरेक्शन में आ रही है उसमें हम अगर चाहें तो हम एक जोर से हिट करके उसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हम पैडलिंग फास्ट कर दें तो पैडलिंग फास्ट करके फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा और ज़्यादा फोर्स लगाने पर एक्सेलरेशन फास्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम स्पीड भी चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। जैसे कि हमने आपको टेबल टेनिस का एग्जांपल लिया, जब वो एक डायरेक्शन में टेबल टेनिस आ रही थी और हमने जब उसे बैट से हिट किया तो हम उसे डायरेक्शन चेंज कर सकते। इसी तरीके से हम जब क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट खेलते समय जब हम एक बॉल को हिट करते हैं तो उसको हम उसकी डायरेक्शन ही तो चेंज करते हैं। एक छक्का हमने चौका छक्का लगाया, उसमें सिक्स या फोर्थ लगाए तो उसमें क्या हुआ, जो बॉल का डायरेक्शन आ रहा था उसको हमने चेंज कर दिया। फिफ्थ, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो होती है किसी ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज भी चेंज कर सकती है। ये फोर्स के इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट इफेक्ट, फोर्स कैन मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन एज वेल एज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। शेप एंड साइज का एग्जाम्पल हम एक स्प्रिंग को ले सकते हैं या एक बलून को ले सकते हैं। अगर हम एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो उसकी साइज बड़ा हो जाता है, उसका साइज चेंज हो गया। इसी तरीके से अगर हम बलून को दबाते हैं या एक बॉल को अपने हाथ में लेकर जो से दबाते हैं तो उसके शेप एंड साइज चेंज हो जाता है। नाउ, टाइप ऑफ फोर्सेस। फोर्स दो तरीके की होती हैं, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स, सबसे पहले हम देखते हैं बैलेंस फोर्स क्या होती है। बैलेंस फोर्स, बैलेंस, हाँ, इफ द रिजल्टेंट of all force acting on a body is zero, then force has to be balanced. अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाली सारी फोर्स का जो सम है वो जीरो आता है तो हम ऐसी कंडीशन में कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट बैलेंस फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। जैसे एक बॉक्स को हम एग्जांपल में लेते हैं, एक बॉक्स पे उसकी वेट की वजह से वो फोर्स डाउनवर्ड लगा रहा है, तो जो उसकी वेट की वजह से फोर्स उस पर लग रहा है या फिर ग्रेविटी जैसे वो जो फोर्स लगा रहा है जो डाउनवर्ड सरफेस पे लगा रहा है, अर्थ की सरफेस पे, तो अर्थ की सरफेस
इन रिएक्शन एक एक्सटर्नल फोर्स भी लगा रही है ऑन द बाई द ग्राउंड, जो एक ग्राउंड के द्वारा एक्सटर्नल फोर्स पे दी जा रही है टू काउंटर द ग्रेविटेशनल फोर्स। इन अ सिमिलर मैनर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम एक तरफ से लग रहा है और फोर्स ऑफ पुश दूसरी तरफ से लग रहा है। तो इस तरीके से दोनों ही फोर्स बैलेंस हो गए, दोनों ही पेयर जो थे बैलेंस हो गए, अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्ट एंड राइट, एंड वी फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स इज इक्वल टू जीरो। उन सबका रिजल्टेंट जीरो है। एक बात और, जो बैलेंस फोर्स होती है ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं ला सकती, या उसके, या फिर हम ये कह सकते हैं उसकी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, और रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। बैलेंस्ड फोर्स कभी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप नहीं कर सकती और स्टॉप ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर सकती, लेकिन बैलेंस्ड फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बैलेंस्ड फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बैलेंस फोर्स किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज जरूर कर सकती है। सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स जो होती है वो होती है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती है? इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस acting on a body is not zero, then force said to be unbalanced. Then force said to be unbalanced mean to say, अगर एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट करने वाली सारी फोर्स जीरो नहीं है तो ऐसी कंडीशन में हम बोलेंगे कि वो फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स है। ये सपोज कीजिए हम एक कार को लेते हैं, उस पर वन पेयर जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड फोर्स ऑफ ग्राउंड एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिटली बैलेंस किए हुए है। लेकिन सेकंड फोर्स जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड फोर्स ऑफ पुश, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो फोर्स ऑफ पुश के कंपेरिजन में कम है। तो ऐसी कंडीशन में जो रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, जो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स है वो जीरो नहीं होगा, और ऐसी कंडीशन में जो टॉय कार है वो मूव कर सकती है। टॉय कार कैन मूव, और इस तरह की फोर्स को हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स जो होती है कैन मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मीन टू से स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकती है और मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करा सकती है और शेप एंड साइज को चेंज भी कर सकती है। जिस तरीके से हमने एक सूटकेस अपने हाथ में पकड़ के रखा है, तो सूटकेस को जब हमने हाथ में पकड़ के रखा तो उस पर ग्रेविटी और हमारे हैंड की फोर्स बैलेंस हो रखी थी, इक्वल एंड अपोजिट थी। लेकिन जैसे ही हमने हाथ को छोड़ा तो ग्रेविटी की फोर्स ने उस पर एक्ट किया और अनबैलेंस फोर्स हो गया, और अनबैलेंस फोर्स होने की वजह से सूटकेस जमीन पे आके गिर गया। इसी तरीके से दो तरीके की और फोर्स भी होती हैं, एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो एक ऑब्जेक्ट पे बाहर से लगती है। जैसे कि हम एक बस के अंदर बैठे हैं और हमें वो बस एक रस्सी से बंधी हुई है, तो जो रोप जो है उस बस पे जो फोर्स लगाएगी
वो एक एक्सटर्नल फोर्स होगी। और वहीं इंटरनल फोर्स वो होती है जो उस बस के अंदर बैठे हुए बच्चे एक दूसरे पे लगा रहे हैं, उस फोर्स को हम बोलेंगे इंटरनल फोर्स। मतलब एक दूसरे के पार्टिकल, जैसे वाटर पार्टिकल्स, पानी के पार्टिकल एक दूसरे फोर्स लगाते हैं, तो ऐसी फोर्स को हम इंटरनल फोर्स कहते हैं। इंटरनल फोर्स बायोगेंसी में भी आती है और डिफ्यूजन में भी हमने देखी है। और एयर के जो पार्टिकल होते हैं एक दूसरे फोर्स लगाते हैं, जो इंटरनल फोर्स होती है। एंड एक्सटर्नल फोर्स में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हिट करते हैं तो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, या जब हम क्रिकेट या कोई मैच खेलते हैं तो उसमें भी हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। तो इस तरीके से हमारी कुछ फोर्सेस होती हैं। और इफ देयर इज नो, नाउ वी कम टू नेक्स्ट टॉपिक, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ इन विद इन अ बॉडी, उन्होंने अपने 3 लॉ दिए थे जिन्हें हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के नाम से भी जानते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में हम 3 लॉ पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो वन बाय वन करके इनको समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला, पहले लिख लेते हैं, ए बॉडी इन रेस्ट remain in rest, a body in motion remain in motion, remain in motion, in a straight line, in a straight line, unless an external force is applied, unless an external force applied to change its state, to change its state of motion and rest. मीन टू से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में तो वो रेस्ट की कंडीशन में ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन की कंडीशन में है तो मोशन की कंडीशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, और वो एक्सटर्नल फोर्स लग करके उसकी कंपेल नहीं करती कि उसकी स्टेट को चेंज करे, चाहे वो स्टेट रेस्ट की हो चाहे वो स्टेट मोशन की हो। इसमें हम एक पॉइंट होता है, एक इम्पोर्टेंट टर्म, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू नॉट टू चेंज इट स्टेट इज सेड टू बी इनर्शिया। मतलब कि अपनी स्टेट को न चेंज कर पाना ही इनर्शिया कहलाता है। टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट not to change its state of rest or motion is said to be inertia, is said to be inertia। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। First law of motion was also called
इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। जैसे कि हम आपको एग्जांपल लें कि अगर हम एक टॉय कार को लेते हैं और टॉय कार को मूव कराने की कोशिश करते हैं तो हम उसे आसानी से मूव करा सकते हैं, लेकिन वहीं हमारी बड़ी कार को लेते हैं और उसे मूव कराते हैं तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। इसका क्या रीज़न है? असल में जो टॉय कार है उसकी इनर्शिया कम है एंड जो बड़ी कार है उसमें इनर्शिया ज़्यादा है। तो इनर्शिया जो होती है किस पे डिपेंड करती है? इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास होगा उसकी उतनी ही ज़्यादा इनर्शिया होगी। एंड टू ओवरकम फ्रॉम इनर्शिया ए बॉडी शुड नीड एन एक्सटर्नल फोर्स। मीन से इनर्शिया से ओवरकम होने के लिए एक बॉडी को एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद अब हम ये समझते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहना क्या चाहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में है तो रेस्ट की कंडीशन में ही रहेगा। पहली बात समझते हैं। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ को प्रूव करने के लिए। हम एक ग्लास लेते हैं और ग्लास पर एक कार्ड रखते हैं और उस कार्ड के ऊपर एक कॉइन रखते हैं। अब हमने क्या किया, उस कॉइन को उसके ऊपर बने रहने दिया, लेकिन जो कार्ड है उसको जोर से शॉट मारा, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, कार्ड उड़ गया। लेकिन कार्ड तो उड़ गया, लेकिन हुआ क्या, जो कॉइन था वो उस ग्लास के अंदर गिर गया। ऐसा क्यों? असल में इसका रीज़न ये है कि जो कॉइन था वो रेस्टी कंडीशन में था और रेस्टी कंडीशन में होने की वजह से वो रेस्टी कंडीशन में बना रहा, उस पर किसी ने कोई फोर्स नहीं लगाया। लेकिन वही कार्ड भी रेस्टी कंडीशन में था, लेकिन हमने उस पर फोर्स लगाया, इसीलिए वो अपनी पोजीशन से मूव कर गया। तो ये हमें दिखाता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ट्रू है। लेकिन वहीं सेकंड पॉइंट पे वो कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कंडीशन में है तो वो मोशन कंडीशन में रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, अगर हम एक कार मोटरसाइकिल लेते हैं, तो साइकिल जो होती है अगर हम पेडल न चलाएं तो एक समय पे वो रुक जाएगी। लेकिन वो क्यों रुकती है? असल में उसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करना पड़ता है, इसलिए वो रुक जाती है। लेकिन अगर उसे कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सपीरियंस ना करना पड़े और कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो वो कार, मोटरसाइकिल या साइकिल कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी विदाउट गेटिंग रेस्ट। और कुछ एग्जाम्पल और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के, जैसे कि हम एक रेस्ट की कार में बैठे हुए हैं और रेस्ट की कार में बैठे हुए और कार अचानक से स्टार्ट हो जाए तो वी गेट फॉल बैकवर्ड, हम पीछे की तरफ एक धक्का पेश करते हैं। इसकी वजह क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो कार थी वो हम भी रेस्टी कंडीशन में थे, कार भी रेस्टी कंडीशन में थी। तो कार रेस्टी कंडीशन चेंज हुई, लेकिन हम अभी रेस्टी कंडीशन में थे, तो हमें उसके साथ आने के लिए थोड़ा टाइम लगा, इसलिए हम बैकवर्ड हुए। इन सिमिलर मैनर जब कार चल रही होती है और हम अचानक से ब्रेक लगा देते हैं तो हम लीन फॉरवर्ड होते हैं, आगे तरफ झुकते हैं। तो इसका भी कारण यही है कि जो कार है वो हमें आगे की तरफ, कार तो ब्रेक लग गया तो कार तो रुक गई, लेकिन हम नहीं रुके क्योंकि हम भी कार के साथ ही मूव कर रहे थे, हम पर किसी ने ब्रेक नहीं लगाया, इसलिए हम लीन बैकवर्ड होते हैं। इसीलिए हमें अपने साथ हमेशा सीट बेल्ट लगानी चाहिए जिससे कि हमारी सेफ्टी बनी रहे। इन सब बातों को देखते हुए
हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो ट्रू है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें फोर्स की डेफिनेशन भी देता है। इन सब बातों को समझने के बाद हम फोर्स की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? बाय यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ए फोर्स इज समथिंग दैट चेंज tends to change the state of rest or uniform motion of an body. Definition force क्या कहती है? A force is something that change or tends to change the state of rest और यूनिफॉर्म मोशन। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की वो क्वांटिटी होती है जो किसी ऑब्जेक्ट को उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए कंपेल करती है या कर देती है या कोशिश करती है। और वो स्टेट कैसी भी हो सकती है? स्टेट रेस्ट की भी हो सकती है और स्टेट मोशन की भी हो सकती है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बाद हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझें उससे पहले हमें एक इंपॉर्टेंट टर्म जिसका नाम है मोमेंटम, उसे समझना जरूरी है। तो हम चलते हैं मोमेंटम पर। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम जो होता है मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, एंड इट इज डिनोटेड बाई पी। इट इज डिनोटेड बाई पी। यहां पर सो P इजकल टू m इंटू बी। मोमेंटम का फॉर्मूला P इजकल टू m इंटू बी, वेयर P इज द मोमेंटम and m is the mass of an object and b is the velocity of an object. अगर if the velocity of an object become equal to 0, तो ऐसी कंडीशन में उसका मोमेंटम भी 0 हो जाएगा, क्योंकि जो मोमेंटम होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है और वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम भी 0 हो जाएगा। जो मोमेंटम की SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड। kg मीटर पर सेकेंड होती है। एंड एवरीथिंग या एवरी मूविंग बॉडी पोजेस द मोमेंटम। जो बॉडी मूव कर रही है उसके पास मोमेंटम होगा। एवरी बॉडी दैट इज मूविंग हैव मोमेंटम, उसके पास मोमेंटम होगा। जिस तरीके से एक कराटे प्लेयर एक जोर से स्लैब में मारता है और उससे सारे के सारे स्लैब को तोड़ देता है, तो इसके पीछे क्या कारण होता है? इसके पीछे उसका मोमेंटम होता है, मास इनटू वेलोसिटी। वो इतनी स्पीड से मारता है उसका मोमेंटम कई गुना बढ़ जाता है, और ज़्यादा मोमेंटम होने की वजह से वो उसको प्रिटर्म कर सकता है। एज momentum is directly proportional to velocity and mass. In a similar manner, अगर हम कहें हाई वेलोसिटी के साथ साथ मास भी डिपेंड करता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा तो वो भी मोमेंटम ज़्यादा पैदा करेगा। जैसे कि एक
एलिफेंट 5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हाई मोमेंटम जनरेट करने में कैपेबल है। क्यों? क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा है। उसका अगर एक एलिफेंट का मास 2000 kg है या 2 टन है और वो 5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड चल रहा है, तो वो मोमेंटम पैदा कर लेगा अच्छा खासा। उसी तरीके से बंदूक की गोली, जो उसका जो मास होता है वो 0.02 kg होता है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो भी बहुत ज़्यादा मोमेंटम प्रोड्यूस कर लेती है। तो हम कह सकते हैं मोमेंटम इज कंसिडर्ड एज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ एन बॉडी। मीन टू से किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मोमेंटम है उसको मेजर करने की, क्या कितना मोशन की क्वांटिटी कितनी है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, उसे पता करने के लिए हम मोमेंटम का यूज करते हैं। Now, after doing the momentum, let us do second law of motion. So, Newton's second law of motion. Newton's second law of motion. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें मैग्नीट्यूड देता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, and according to second law of motion, the rate of change of momentum is directly proportional to force applied. Mean to say, force is directly proportional to rate of change in momentum या change in momentum with respect to time. Change in momentum upon time. तो चेंज इन मोमेंटम हम ले सकते हैं, हम इनिशियल मोमेंट लेते हैं, इनिशियल मोमेंट हम लेते हैं हम P1 एंड फाइनल मोमेंटम P2। अब P1 इजकल टू मास तो सी मिलेगा mu एंड फाइनल मोमेंटम mp। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mb माइनस mu अपॉन टाइम t। सो फोर्स बिकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m कॉमन ले लिया, क्या b माइनस यू अपॉन टी। b माइनस यू अपॉन टी जो फॉर्मूला होता है एक्सलेशन का होता है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। हम जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट भी लगाते हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू के एम ए। हमने जो कांस्टेंट था, जब हम ऐसा यूनिट के टर्म्स में लेते हैं तो हम के की वैल्यू 1 मानते हैं, के की वैल्यू 1 होती है। इसलिए फोर्स की जो वैल्यू आई, फोर्स का जो फॉर्मूला बना एम ए, तो फोर्स का हमें एक रिलेशनशिप मिला इन टर्म ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो कह सकते हैं हम फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स जो होती है किसी ऑब्जेक्ट की मास एंड एक्सेलरेशन का रिलेशन होती है। एंड हम कह सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। इसी तरीके से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का मास डबल करें तो फोर्स डबल हो जाएगी, और एक्सेलरेशन डबल करें तो भी फोर्स डबल हो जाएगी। सिमिलर मैनर में अगर हम ऑब्जेक्ट का मास आधा कर दें तो फोर्स भी आधी हो जाएगी, और एक्सेलरेशन आधा कर दें तो भी फोर्स आधी ही हो जाएगी।
एंड नेक्स्ट हम ऐसा यूनिट जो रखते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, जो फोर्स की ऐसा यूनिट है वो हमारी न्यूटन होती है। ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड 1 न्यूटन इज द अमाउंट ऑफ फोर्स that is applied by 1 kg that is applied on 1 kg of an object and produce the acceleration of 1 meter per second square. Mean to say 1 न्यूटन फोर्स वो फोर्स है जो 1 kg के ऑब्जेक्ट पे लगाई जा रही है और उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है। 1 न्यूटन को हम और ज़्यादा डिफाइन करें तो उसकी जो यूनिट बनती है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर ये होता है। नाउ एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ के एप्लीकेशन कौन कौन से हैं? पहला अ क्रिकेट प्लेयर मूव हिज हैंड डाउन ऑन कैचिंग अ फास्ट क्रिकेट बॉल। अ क्रिकेट प्लेयर डाउन हिज हैंड while taking a catch, एक कैच लेते समय वो अपने हैंड डाउन कर लेता है। तो जब हैंड डाउन कर लेता है तो टाइम इंक्रीज होता है और टाइम इंक्रीज होने से एक्सेलरेशन कम होता है। एक्सेलरेशन कम होने से फोर्स भी कम होती है और फोर्स कम होने से चोट लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसमें मैं ना केस ऑफ हाई जंपर, जब एक हाई जंपर जंप करता है तो कुजन या ग्राउंड, ऐसा ग्राउंड जिसमें मिट्टी खुदी हुई होती है, तो आता है, गिरता है, तो इससे उसे क्या फायदा होता है? इससे जब वो नीचे गिरता है तो ऐसी कंडीशन में जो सॉफ्ट मिट्टी होती है या कुजन्स होते हैं, तकिए होते हैं, उन पर गिरने से टाइम इंक्रीज होता है और टाइम इंक्रीज होने से रेट ऑफ चेंज ऑफ वो भी कम हो जाता है, एक्सेलरेशन कम हो जाता है और एक्सेलरेशन कम होने से फोर्स कम होती है और उसकी सेफ लैंडिंग हो जाती है। इन सिमिलर मैनर हम कार्स में सीट बेल्ट का यूज करते हैं। कार्स में सीट बेल्ट यूज करने का रीज़न क्या है? अगर हम कार्स में सीट बेल्ट का यूज ना करें तो क्या होगा? जो फोर्स होगी उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट बहुत जल्दी होगा, जिससे हमें चोट लग सकती है। लेकिन अगर हम सीट बेल्ट यूज करते हैं तो हम उस रेट ऑफ चेंज का टाइम बढ़ा देंगे और हमें चोट लगने से भी बचा लेंगे। इसलिए वी मस्ट यूज द सीट बेल्ट। तो हमने क्या देखा? सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या मिला? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। सेकंड लॉ के बाद अब हम चलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हम इसके लिए आपको एग्जांपल देते हैं कि एक बच्चा है, वो रोलर स्केट पहने हुए है और रोलर स्केट पहन करके वो एक दीवार के पास जाता है और उस पर धक्का लगाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? जब वो दीवार पर धक्का लगाएगा तो उसे भी कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होगा और जैसे ही उसने पुश किया, जो उसने दीवार में फोर्स लगाया है, तो वो भी कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और वो भी पीछे की तरफ जाएगा। तो हम इस बात को देख के कह सकते हैं ए बॉल इज ऑल्सो अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन अ बॉय। मतलब कि जो दीवार है वो भी उस बच्चे पर फोर्स लगा रही है, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में।
इसी तरीके से एक हम बैल का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब एक किसान बैल को खींच रहा होता है अपनी तरफ, तो बैल उससे दूर भागता है और दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पर, एक्शन एंड रिएक्शन। तो इस एग्जाम्पल को देखते हुए हम क्या कह सकते हैं, हम थर्ड लॉ को कुछ इस तरीके से बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, whenever an object on body applied force on another object of body, then second object also applied a force that is equal and opposite in magnitude, that is equal and opposite in मैग्नीट्यूड, जो कि इक्वल एंड अपोजिट होगी मैग्नीट्यूड में। मीन टू से जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उस पर फोर्स लगाता है जो कि इक्वल होगी मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो इस बात को देखते हुए सिंपल भाषा में बोलें तो टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। एक्शन वो फोर्स है जो कि हम लगा रहे हैं और रिएक्शन वो फोर्स है जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मीन टू से जैसे को तैसा, अगर आप किसी फोर्स लगाएंगे तो वो भी आप पे फोर्स लगाएगा जिसकी मैग्नीट्यूड होगी कुछ। जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है वो हमें एप्लीकेशन ऑफ फोर्स देता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हमें एप्लीकेशन मिलते हैं। अब हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन की कुछ एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट, हाउ वी वॉक, हम कैसे मूव करते हैं, हाउ वी वॉक। तो जब हम मूव करते हैं तो हम अपने पैर से जमीन पर एक बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं और उस बैकवर्ड फोर्स के रिजल्टेंट में हमें एक दूसरी फोर्स मिलती है जिसकी मदद से हमारा पैर आगे की तरफ बढ़ता है और ये एक्शन और रिएक्शन का पेयर बनता है, तो हमारा पैर आगे की तरफ बढ़ता है। सिमिलर मैनर सेकंड पैर भी एक्शन और रिएक्शन की फोर्स लगाता है और इसी तरीके से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम एक स्लिप एरिया पे या चिकनी मिट्टी पे चलें तो हम फ्रिक्शन सही से नहीं लगा पाएंगे, या मार्बल पे हम जब मार्बल पे चलते हैं तो हमें फ्रिक्शन महसूस होता है क्योंकि हम वहाँ फ्रिक्शन सही से नहीं लगा पाते, तो वहाँ पे हमारा गिरने का खतरा रहता है। और इसी तरीके से जो स्विमर्स होते हैं वो भी पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं और जिसके बाद वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड, वाई डू गन रिकॉल, हमें गन चलाते समय झटका क्यों लगता है। तो गन चलाते समय झटका लगने की बात ये होती है कि जब हम गन को चलाते हैं तो वो उसमें से जब निकलता है ये गन तो बहुत ज़्यादा स्पीड से निकलती है और बहुत ज़्यादा फोर्स लगती है उस गन, जो बंदूक होती है उससे जो गोली निकलती है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगती है। तो ऐसी कंडीशन में जब बंदूक गन से उसे फोर्स लग रही है बुलेट को, तो बुलेट भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स उस पर लगाती है जो कि हमें एक्सपीरियंस होती है। इसीलिए हमें बुलेट चलाते समय गन को टाइटली पकड़ना चाहिए। और यही सिस्टम थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एयरप्लेन्स में और रॉकेट में भी यूज होता है। एयरप्लेन में जो फ्यूल होता है
वो पीछे की तरफ बर्न होता है और वो फोर्स लगती है, तो वो बैकवर्ड फोर्स लगाती है फ्यूल बर्न होने पर, और उस बैकवर्ड फोर्स की जगह जो फ्यूल्स होते हैं वो भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं। फोर्स ऑफ एक्शन एंड फोर्स ऑफ रिएक्शन एक्ट करता है, और पुश ऑफ इंजन उसे आगे तरफ ले जाता है, और जो गैस बाहर निकलती है उसके अंदर से। तो रॉकेट चलाते समय भी एक्शन रिएक्शन का ही वर्क करता है इन अ सिमिलर मैनर। अगर हम एक एग्जांपल लें बोट का, तो बोट में भी हमारा एक्शन एंड रिएक्शन है, और हॉर्स पाइप जो पानी जो क्या कहते हैं, जो फायर फाइटर होते हैं उनके हॉर्स पाइप जो होते हैं उनमें भी एक्शन रिएक्शन होता है। एंड दे आर लॉट मैनी एग्जाम्पल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शंस। एंड एक्शन और रिएक्शन वहाँ हर जगह लग रहा है जहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक दूसरे वर्क कर रही हैं। तो इस तरीके से हमने 3 लॉ पढ़े, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डेफिनेशन देता है कि मतलब कि फोर्स वो क्वांटिटी है जो किसी ऑब्जेक्ट की कंडीशन ऑफ रेस्ट को चेंज करती है या चेंज करने की कोशिश करती है। हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमें मैग्नीट्यूड मिला, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स दैट इज इक्वल टू फोर्स इक्वल टू ma। एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमें एप्लीकेशन मिली कि मतलब हर ऑब्जेक्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, conservation of momentum. According to law of conservation of momentum, when two objects act upon another, then their total momentum remain constant. When two or more objects or bodies act upon one another, their total momentum remain constant. If no external force acting on them, अगर उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग उनमें जो टोटल ऑफ द मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। मोमेंटम के टोटल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन। इसको देखते हुए मैं भी कह सकते हैं मोमेंटम इज नेवर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉय। सिंपल मैंने मोमेंटम के नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। मोमेंटम को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया सकता है। जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि 2 ऑब्जेक्ट थे, पहले ऑब्जेक्ट का मास m1 और उसकी वेलोसिटी v1। सिमिलरली दूसरा ऑब्जेक्ट मास m2 एंड सेकंड ऑब्जेक्ट उसकी वेलोसिटी v2। उसका जो मोमेंटम था कोलिजन से पहले था, तो उसका मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2। कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद मास सेम रहा, ऑब्जेक्ट m1 उसकी स्पीड हुई m1 एंड v1 एंड m2 v2। टोटल कोलिजन किया हमने, तो उसकी वैल्यू टोटल आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 u2 एंड m1 v1 प्लस m2 v2। और जब उनका हमने सम किया तो अकॉर्डिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। मीन टू से हमें मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन सेम ही मिला। तो इस बात को देखते हम कह सकते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ऑलवेज रिमेन द सेम। तो मोमेंटम को हम न बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मोमेंटम ऑलवेज रिमेन कंजर्व। इसमें हम एक एप्लीकेशन और देख लेते हैं।
जैसे अगर हम एक बुलेट जो होती है, बुलेट की गन को फायर करते हैं तो उसमें जो मोमेंटम पैदा होगा, मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज इक्वल टू मास ऑफ गन इनटू रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। ये इक्वल रहेंगे, मीन टू से मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन। जो गन में मोमेंटम आएगा और जो बुलेट में मोमेंटम आएगा वो दोनों सेम रहेंगे। दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस चैप्टर में हमने फोर्स के बारे में जाना, फोर्स के इफेक्ट्स के बारे में जाना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में जाना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ जाने और उनके एप्लीकेशन एंड सम एग्जाम्पल देखे, और साथ साथ में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी देखा। अब आप इनके एनसीईआरटी के क्वेश्चन कीजिए और इसको बुक से पढ़िए और इसे थोड़ा सा इन डिटेल जो उसके अंदर डेरिवेशन दे रखे हैं उन्हें पढ़ें। इसी के साथ ही चैप्टर की ऑडियो बुक समझी कंप्लीट होती है। धन्यवाद।